दोस्तों, मैं कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स के बारे में बता रहा था। उसको पता कि दो भाषाओं का कंट्रास्ट, समानताएं और असमानताएं हमको देखनी पड़ती हैं, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। ये कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है दो भाषाओं के व्यतिरेकी अध्ययन होते रहते हैं, तो टीचर जो है वो उससे लाभान्वित हो सकता है। तो ये जो फ्रीज थे, एक विद्वान थे, उन्होंने इसकी इम्पॉर्टेंस बताई कि सेकंड लैंग्वेज में इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है और ये कई स्तर पर जो है व्याघात होता है। पहले हम चर्चा करें सांस्कृतिक व्याघात। ये भाषा जो है संस्कृति का अंग माना जाता है और अगर आप कोई भाषा सीखते हैं तो आपको उसकी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी होता है। मैं एक उदाहरण दे दूँ कि मैं बहुत वर्षों शायद बंगला उपन्यास बहुत पढ़ता था जब मैं एमए बीए में पढ़ता था। तो आनंद मठ पढ़ रहा था, शायद यही है। तो वहाँ पर कुछ बात समझ में नहीं आई, तो नीचे नोट लिखा था कि बंगाल में दादी से मजाक की जाती है, जैसे हिंदी प्रदेश में साली और भाभी से मजाक की जाती है। अगर किसी को पूर्व ज्ञान नहीं है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। ये हमारे कई अनुभव हैं खैर इनकी। तो ये जो है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अब मैं एक की चर्चा इस ढंग से करता हूँ कि यू के लिए हिंदी में तू, तुम और आप है। मराठी में भी यही शब्द है, लेकिन वो तू है और तुम के लिए तुम ही है और आपन आपके लिए आपन है। तो हमने अगर ये तीन शब्द सीख भी लिए, लेकिन अगर इसका उपयोग हमें नहीं मालूम तो हम फेल हो जाएंगे। उपयोग का मतलब ये होता है कि तू हिंदी में किन किन को बोल सकते हैं, इसकी जानकारी होना चाहिए। मराठी में तुम ही का प्रयोग बहुत होता है। कई जगह हम हिंदी वाले आपका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर मराठी में तुम ही का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सांस्कृतिक व्याघात के मैंने कुछ उदाहरण बताए। अब हम ध्वनि स्तर पर व्याघात की बात करते हैं। मैं ये दो उदाहरण देता हूँ। मैं एक तो अनुनासिकता का देता हूँ। ये अनुनासिकता मराठी में कम है और आपने देखा होगा है और है में ये काफ़ी अंतर मुश्किल पड़ता है। और इंग्लिश में भी नहीं है। फ्रेंच में अनुनासिकता है, नेचुरलाइजेशन है। तो ये बड़े सरल ढंग, पता नहीं कैसे क्या होता है, टीचर नहीं जानता। हमने अपने मोहल्ले में कोशिश की, बताया। तो एक शाखा लगती थी हमारे घर के सामने, वहाँ हम चले जाते थे, पूछते थे, बच्चों को बताते थे कि देखो भाई ऐसे बोलो आ और फिर बोलो नाक से निकालो आ, ई बोलो फिर नाक से निकालो ई, ए, ओ तो हंसी हंसी में मैंने देखा कि एक डेढ़ हफ्ते में जो है ये अंतर करना सीख गए। पहले तो हमने कहा अंतर करना सीखना ज़रूरी है। तो अक्सर देखा होगा कि जो हिंदी के प्रोफेसर भी हैं, मराठी भाषी भी हैं, लेकिन हैं और हैं में अंतर नहीं करते, क्योंकि हैं को भी वो है बोलते, वे जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। खैर, मैं किसी वर्ग विशेष की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी प्रदेश में जो है बहुत से लोग शाह नहीं बोलते। मैंने अनुभव किया कि शाह बोलते तो हैं, लेकिन सा और शाह में अंतर नहीं करते। एक उदाहरण बताया था कि जैसे वो मेरा साला शाला जाता है, तो वो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा शाला साला जाता है। जहाँ शरा होना चाहिए वहाँ सा होना चाहिए। अब व्याकरणिक स्तर पर हम एक एक उदाहरण ले रहे हैं कि मेरा मेरी। तो मेरा मेरी में ये है कि मेरा के बाद जो है वो जो शब्द आएगा वो पुल्लिंग होगा। मेरा लड़का, मेरी लड़की। इंग्लिश में जो अलग है, माई सन, माई डॉटर। फ्रेंच में भी जो है वो मो है पुल्लिंग में और माँ है
स्त्रीलिंग में, मेरा, मेरी। और इस बात पर निर्भर करता है कि अगला शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्री है। उसके बाद ये इस शब्द स्तर पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। शब्द स्तर पर जो है इंग्लिश में अंकल है, और हमारे हिंदी में उसकी जगह जो है मौसा, फूफा, मामा, कई शब्द हैं। तो उसको छांटने में कि किसकी जगह क्या शब्द किया जाए अनुवाद में, तो वो थोड़ा सा समझाना पड़ता है। उसके बाद जो है व्याकरणिक में उदाहरण दे दूँ कि क्रिया जो है हमारे हिंदी में कंटिन्यूअस क्रिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रिया, इन दोनों के लिए एक ही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में जो है मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग। और मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और कुछ उदाहरण जो है यहाँ के हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद।